बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक समृद्ध राज्य था, धवलपुर। धवलपुर कोई साधारण राज्य नहीं था। यह सोने चांदी की चमक से ज्यादा न्याय की चमक प्रसिद्ध थी। इस राज्य के राजा थे महाराज वीरेंद्र सिंह। कहा जाता है कि महाराज वीरेंद्र तलवार से नहीं, न्याय से राजा थे। उनका एक ही नियम था, जो अपराध करेगा वो सजा से नहीं बचेगा, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। इसी नियम के कारण धवलपुर में चोरी, लूट और धोखा नाम मात्र को भी नहीं था। राज्य में लोग रात को दरवाजे बंद नहीं करते थे। किसान खेतों में चैन से सोते थे। व्यापारी बिना पहरे के माल रखते थे, क्योंकि सब जानते थे अगर अपराध किया तो राजा की नजर से बचना असंभव है। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार सजा हुआ था। महाराज वीरेंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की पंक्ति में सेनापति, मंत्री, न्यायाधिकारी सब उपस्थित थे। तभी अचानक दरबार के द्वार खुलते हैं। महाराज की जय हो, जय हो। दो सिपाही एक युवक को पकड़कर अंदर लाते हैं। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में अजीब सी शांति थी। महाराज, हमने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तुम्हारा क्या नाम है? युवक ने सिर झुकाया। मेरा नाम शरण है महाराज। जानते हो धवलपुर में चोरी की सजा क्या है? जानता हूं महाराज। फिर भी चोरी क्यों की? युवक ने गहरी सांस ली। अगर चोरी करता हूं तो मरूंगा सिर्फ मैं, और अगर चोरी नहीं करता तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। दरबार सन्न रह गया। क्या तुम काम नहीं करना चाहते थे? चाहता था महाराज, पर कोई मुझे काम देता ही नहीं। क्यों? युवक कुछ पल चुप रहा। क्योंकि मेरे पास एक अजीब सा गुण है। कैसा गुण? हर पूर्णिमा की रात मुझे लोगों के भविष्य के सपने आते हैं। दरबार चौंक उठा। जो सपना मैं देखता हूं वो सच हो जाता है। राजा ने ध्यान से देखा। तो ये तो वरदान हुआ। उसकी और युवक हल्का सा हंसा। मेरे लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप है महाराज। जब मैं लोगों को उनका आने वाला संकट बताता हूं तो पहले वो मजाक उड़ाते हैं, और जब सपना सच हो जाता है तो वे मुझे मनहूस समझते हैं। कोई मुझे अपने पास काम पर रखना नहीं चाहता। सब कहते हैं इस आदमी के मुंह से अनहोनी निकलती है। दरबार पूरी तरह शांत हो गया। राजा वीरेंद्र कुछ देर तक चुप रहे। राजा का कर्तव्य है प्रजा को रोजगार देना। सभा में हलचल हुई। लेकिन तुमने कानून तोड़ा है, इसलिए सजा तो मिलेगी। शरण ने सिर झुकाया। स्वीकार है महाराज। पर सजा पूरी होने के बाद तुम दरबार में लौटना, मैं तुम्हें काम दूंगा। शरण की आंखें भर आईं। जब सिपाही शरण को ले जाने लगे तो वो अचानक रुका। महाराज, क्या मैं जाते जाते आपसे कुछ कह सकता हूं? क्या तुमने मेरा भी सपना देखा है? बोलो। हाँ महाराज, सपना अशुभ है। अगर झूठ निकला तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बोलो। मंजूर है महाराज। पड़ोसी राज्य के राजा बहुत जल्द आपके राज्य पर हमला करेंगे। दरबार में शरण की बात सुनते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी जगह से हिले नहीं, लेकिन उनकी आंखों में पहले जैसी स्थिरता नहीं रही। तुम्हारे कहने का मतलब विक्रमदेव हम पर हमला करेगा? वो तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, वो कैसे हमला कर सकता है? शरण ने सिर झुकाकर कहा। हाँ महाराज, और ये हमला सीधे सीमा से नहीं होगा। दरबार में हलचल मच गई। सेनापति अजयपाल आगे बढ़ा। ये असंभव है महाराज, हमारी सीमाएं मजबूत हैं। विक्रमदेव आसानी से हम पर हमला नहीं कर सकते। सब जानते हैं महाराज कि वो आपके कितने बड़े मित्र हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये झूठ बोल रहा है। शरण ने उसकी ओर देखा, फिर राजा की ओर मुड़ा। महाराज, हमला बाहर से नहीं, अंदर की जानकारी से होगा। राजा का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? कोई अंदर का खबरी है जो विक्रमदेव के साथ मिलकर मुझे मरवाना चाहता है? शरण ने गहरी सांस ली। मैं जो देखता हूं वो पूरा चित्र नहीं होता महाराज। कभी कभी सिर्फ
संकेत मिलते हैं, लेकिन इस बार संकेत बहुत साफ थे। राजा ने कुर्सी से उठकर 2 कदम आगे बढ़ाए। शरण बोला, मैंने देखा राजमहल की एक गोपनीय सभा, कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हैं, लेकिन मैंने उनका चेहरा साफ साफ नहीं देखा। दरबार में कई चेहरों के रंग बदल गए। और मैंने देखा सीमा पर सैनिक तैयार नहीं थे, जैसे किसी ने पहले ही उन्हें हटा दिया हो। राजा की मुट्ठी धीरे धीरे भींच गई। महाराज, अगर आपने इस चेतावनी को सिर्फ मजाक समझकर टाल दिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सेनापति ने कठोर स्वर में कहा। डर फैलाने की साजा जानते हो? राजा ने हाथ उठाया। क्या संकेत, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है जो तुम कह रहे हो? शरण ने बिना झिझक कहा। मुझे अपने ऊपर नहीं, पर जो मैं देखता हूं उस पर पूरा विश्वास है। राजा वीरेंद्र कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, धवलपुर का राजा डर से नहीं, सावधानी से निर्णय लेता है। उन्होंने सेनापति की ओर देखा। सीमाओं की गुप्त जांच कराई जाए और पड़ोसी राज्य की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। सेनापति ने सिर झुकाया। जैसा आदेश महाराज। कौन साजिश राजमहल के भीतर रच रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए। फिर राजा ने शरण की ओर देखा। तुम्हें अभी कारागार में रखा जाएगा शरण। और दरबार में खुसर पुसर हुई। शरण ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका लिया। जब सिपाही उसे बाहर ले जाने लगे तो राजा ने कहा, अगर तुम्हारी चेतावनी सच निकली तो ये राज्य तुम्हें अपराधी नहीं मानेगा। शरण ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। महाराज, मैं इनाम नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि जब समय आए आप मेरी बात एक बार और सुने। राजा ने गहरी नजर से देखा। वो समय आएगा। कारागार की दीवारें पत्थर की थी, खंडी, सीली और अंधेरी। दिन भर की हलचल के बाद अब वहां सिर्फ सांसों की आवाज थी। शरण जमीन पर बैठा था, पीठ दीवार से टिकी हुई। आंखें खुली थीं, लेकिन मन कहीं और। आज पूर्णिमा रात थी। उसे ये बात सूरज ढलते ही समझ आ गई। पूर्णिमा की रात शरण के लिए कभी शुभ नहीं रही। बचपन से हर पूर्णिमा कुछ न कुछ लेकर आती थी। कभी किसी का बिछड़ना, कभी किसी का पतन, कभी किसी का अंत। उसने कई बार इस शक्ति से छुटकारा पाने की कोशिश की। मंदिर गया, तप किया, मौन रखा, लेकिन सपने आते ही रहे। आज भी आएगा, शरण ने मन ही मन कहा। वो चाहता था कि इस बार नींद ना आए, लेकिन शरीर मन की नहीं सुनता। आंखें भारी हुईं, और कब चांद की रोशनी उसकी पलकों के भीतर उतर गई, उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। उसने देखा घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में अजीब सी नमी घुली हुई। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। हवा और भारी लगने लगी। पत्ते हिल रहे थे, लेकिन आवाज सिर्फ सरसराहट की नहीं थी। वो किसी गुप्त षड्यंत्र जैसी लग रही थी। थोड़ी दूर जंगल के बीच आग की हल्की सी लौ जल रही थी। उस आग के चारों ओर कुछ परछाइयां खड़ी थीं। जब शरण की दृष्टि और साफ हुई तो उसने देखा वे साधारण लोग नहीं थे। एक व्यक्ति सबसे आगे खड़ा था। उसकी वेशभूषा राजसी थी, कमर में तलवार, छाती पर राज्य का चिन्ह। वो था सेनापति। उसके साथ कुछ सैनिक खड़े थे, और उनके बीच दूसरे राज्यों के 2 सेनापति भी मौजूद थे। उनके चेहरों पर न निष्ठा थी न सम्मान, सिर्फ महत्वाकांक्षा थी। अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। राजा पर भरोसा करने वाले अभी बहुत हैं। सेनापति ने आग में एक सूखी टहनी डाल दी। लौ भड़क उठी। डर तब तक रहता है जब तक राजा जीवित है। अब की बार योजना विफल नहीं होनी चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं। सेनापति ने जमीन पर तलवार की नोक से रेखाएं खींची। आज से 7 दिन बाद महल के भीतर जब राजा अकेला होगा। एक सैनिक थोड़ा हिचकिचाया। अगर कोई हमें देख लिया तो अगर कोई देखता है तो उसे भी स्वर्ग का दर्शन करा दो। कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। शरण का हृदय जोर से धड़क उठा। वह चिल्लाना चाहता था, दौड़कर राजा तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे थे। आवाज उसके गले में दम तोड़ रही थी।
सेनापति की हंसी जंगल में गूंज उठी। इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है, कायरों का नहीं। अचानक आग बुझ गई। अंधेरा और गहरा हो गया। सब कुछ निगल गया। उसी अंधेरे में शरण ने राजा का चेहरा देखा। शांत, निश्चिंत, अनजान। एक झटके में उसकी आंखें खुल गईं। वही कारागार, वही दीवारें, वही अंधेरा। लेकिन अब शरण कांप रहा था। उसके होठों से धीरे से निकला, इस बार ये सपना सिर्फ सपना नहीं है। सलाखों के बीच से पूर्णिमा का चांद उसे देख रहा था और शरण जान गया, अब चुप रहना असंभव है। शरण दीवार से टिका था, नजर जमीन पर नहीं, अंधेरे में कहीं दूर थी। वो जानता था पूर्णिमा की रात अभी पूरी नहीं हुई है और जो होना है वो दरबार तक पहुंचे बिना रुकेगा नहीं। लोहे का फाटक धीरे से खुला। चरमराहट की आवाज काल कोठरी में गूंज गई। मशाल की रोशनी अंदर आई। इस बार कोई साधारण सिपाही नहीं था। सेनापति स्वयं दहलीज पर खड़ा था। उसके पीछे 2 सैनिक थे, लेकिन वो अकेला आगे बढ़ा। शरण ने नजर उठाई, न डर न हैरानी। सेनापति ने कहा, तुम ही हो जिसके सपनों ने दरबार में हलचल मचा रखी है। शरण अब भी बैठा रहा। सपने नहीं। केवल मुझे संकेत मिलता है, संकेत से राज्य नहीं चलाते। लेकिन संकेत राज्य डूबते भी हैं। जो राजा संकेतों को अनदेखा करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ राजा नहीं होता है। सेनापति एक पल को चुप हो गया। मशाल की लौ उसके चेहरे पर अजीब सी छाया डाल रही थी। तुम चाहते क्या हो? शरण ने बिना हिले कहा, राजा से सीधे बात करना है। और अगर तुम झूठे निकले? यही कालकोठरी मेरी अंतिम जगह होगी। फिर सेनापति ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो राजा के पास। शरण धीरे से उठा। उसके कदम स्थिर थे। सलाखों के पार आते हुए भी उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। दरबार सजा हुआ था। महाराज वीरेंद्र सिंह सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री, सेना नायक, दरबारी सब उपस्थित थे। मंत्री विक्रम आलिया आगे आकर बोला, महाराज विक्रमदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे हम पर हमला करने के लिए, लेकिन वो विफल रहा, क्योंकि हम लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि वो विक्रमदेव हमला करने वाला है। शरण ने सही कहा था। सेनापति आगे बढ़ा, महाराज, यह वही व्यक्ति है जिसका उल्लेख दरबार में हुआ था। राजा ने शरण को देखा, फिर राजा तुम्हें की ओर काल बढ़ा। कोठरी में रखा गया था, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर भय नहीं है। शरण ने हल्का सा सिर झुकाया। क्योंकि जो सत्य बोलता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। राजा आगे झुके। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आज की पूर्णिमा सिर्फ चांद की नहीं, परख की रात है। शरण ने गहरी सांस ली। सेनापति पीछे खड़ा निश्चित हो गया और दरबार समझ गया, अब जो कहा जाएगा वो राज्य की दिशा बदल सकता है। दरबार में पूर्ण सन्नाटा था। शरण की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द पत्थर की तरह गिर रहा था। महाराज, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे बड़ा संकट है। दरबार में हलचल हुई। सेनापति ने कठोर स्वर में कहा, यह कैदी अपनी जान बचाने के लिए अनाप शनाप बोल रहा है। राजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। शरण, जो कहना है स्पष्ट कहो। शरण ने सीधी दृष्टि से राजा की ओर देखा। महाराज, राजा विक्रमदेव का हमला सीमा से नहीं, महल के भीतर से होना था। मंत्री आपस में सेनापति को देखने लगे। उस हमले का द्वार खोलने वाला व्यक्ति सेनापति स्वयं है। दरबार में एक साथ सांसें अटक गईं। झूठ, यह राजद्रोह है। सेनापति चिल्लाया। राजा की आवाज अब भारी हो चुकी थी। सेनापति, तुम्हारी आवाज कांप क्यों रही है? सेनापति एक कदम पीछे हटा। महाराज, मैं वर्षों से राज्य की सेवा कर रहा हूं। और उसी सेवा की आड़ में आपने ईमान बेच दिए, महल के पहरे बदले गए। क्या यह सत्य है?
महाराज, पूर्णिमा की रात पहरे बदलने का आदेश सेनापति का था। सेनापति के चेहरे से रंग उतर गया। शरण ने एक और कदम आगे बढ़ाया। महाराज, पुराने महल में इस समय राजा विक्रमदेव का गुप्तचर छिपा है। दरबार में खलबली मच गई। राजा ने कठोर स्वर में कहा, सिपाहियों, अभी पुराने महल की तलाशी ली जाए। कुछ ही देर में दरबार के द्वार फिर खुले। उसके वस्त्रों में दूसरे राज्य की मुहर थी। राजा ने उसे देखा। किसने भेजा? गुप्तचर डर के मारे कांप रहा था। उसकी उंगली सीधे सेनापति की ओर उठी। सेनापति, राज्य ने तुम्हें शक्ति दी और तुमने उसी शक्ति से राज्य को घात पहुंचाया। सेनापति घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, क्षमा, क्षमा महाराज। राजा का स्वर पत्थर जैसा था। देर हो चुकी है। तुम राजद्रोह किए हो। क्षमा नहीं मिल सकता। सेनापति को तुरंत गिरफ्तार करो। तुम्हारे सपने आज फिर सच सिद्ध हुए। महाराज, ये सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। दरबार आज अद्भुत रूप से मौन था। सेनापति की गिरफ्तारी के बाद हर चेहरा झुका हुआ था, जैसे राज्य अपनी ही परछाइयों से शर्मिंदा हो। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी दृष्टि सीधे शरण पर टिक गई। आज तुमने न तलवार से न सेना से बल्कि सच से राज्य की रक्षा की है। राजा एक कदम आगे आए। इस राज्य को आज सेनापति की जरूरत नहीं है, एक नायक की आवश्यकता है। आज से शरण इस राज्य का नायक होगा। दरबार स्तब्ध रह गया। ये उत्तरदायित्व था। शरण घुटनों के बल झुक गया। महाराज, नायक आगे नहीं चलता, वो सबसे पहले खड़ा होता है। राजा ने सिर हिलाया। अगली सुबह राजा जंगल जाने को तैयार थे। शरण महल के द्वार पर खड़ा था। महाराज, आज मत जाइए। अब भी वही चेतावनियां। नायक चेतावनी देता है, आदेश नहीं। हर डर सच नहीं होता। शरण ने धीरे कहा। राजा घोड़े पर चढ़े। शरण पीछे हट गया और शरण छाया में गायब हो गया। शाम ढलते ही जंगल चारों ओर से बंद हो गया। राजा घोड़े पर सवार धीरे धीरे चल रहे थे। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे जो आगे बढ़ रहे थे। तभी सैनिकों ने चारों ओर से राजा को घेर लिया। उसी क्षण जंगल की पत्तियां सरसराईं। मित्र, कैसे हो? तुमसे मिलने के लिए दिल बेचैन था। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे रोको। घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिर तो तुम मेरा मित्र हो। सिर्फ तुम्हें एक काम करना है, राजगद्दी छोड़ दो। तभी एक तलवार बीच में आई, धातु धातु से टकराई। अब शरण वहां खड़ा था। न गर्व न क्रोध, सिर्फ कर्तव्य। महाराज, पीछे हटिए। यही है राज्य का नया नायक। शरण एक कदम आगे बढ़ा। उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। नायक लड़ाई नहीं ढूंढता, वो अंत करता है। अच्छा, मजाक कर लेते हो? अभी तो आपने मजाक देखा ही कहाँ है। पीछे जाओ जहां से आए हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जंगल शांत हो गया। विक्रमदेव धीरे 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 पीछे हट गए। फिर से तुमने मेरी जान बचाई। कुछ महीने बीत गए। राज्य ऊपर से शांत था, लेकिन भीतर हर व्यक्ति अपने अंत से धीरे धीरे मिलने लगा था। लोग शरण को अब नायक नहीं कहते थे। वे कहते थे, वो जो देख लेता है उससे लोग आशा नहीं रखते, डरते हैं। एक सांझ महल के बाहर एक बूढ़ा आकर रुक गया। उसके कदम द्वार तक आते आते कांप गए। सिपाहियों ने रोका। नायक से मिलना है। उसकी आवाज में आदेश नहीं, अनुरोध भी नहीं था, सिर्फ थकान थी। शरण स्वयं बाहर आया। बूढ़े को देखा। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, जैसे पहले ही सब जानता हो। कहो, क्या कहना है? बूढ़े की आंखें भर आईं। लोग कहते हैं तुम आने वाला समय देख सकते हो। शरण एक क्षण आकाश की ओर देखता रहा। मैं आने वाला कल देखता हूं। बूढ़ा सांस रोककर आगे बढ़ा। तो मेरा अंत? शरण की आवाज और धीमी हो गई।
कुछ महीनों में तुम्हारा हृदय रुक जाएगा। वो शब्द हवा में नहीं टिके, वे सीधे बूढ़े के भीतर उतर गए। उसकी उंगलियां कांपने लगी, माथे पर पसीना उभर आया। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। हे राम। उसने सीने को पकड़ा। डर समय से तेज था, हृदय भविष्य तक पहुंच ही नहीं पाया। वो वहीं गिर पड़ा। शरण वहीं खड़ा रहा, ना आश्चर्य ना पश्चाताप, सिर्फ एक और सत्य। अगली सुबह दरबार फिर भरा, पर इस बार शब्द भारी थे। नायक ने मार डाला, जिसे बताता है वो बचता नहीं। ये चेतावनी नहीं, विनाश है। राजा सब सुनते रहे। शरण बीच में खड़ा था। उसके कंधे झुके नहीं थे, पर उन पर भार था। राजा धीरे से उठे। उनकी आवाज कठोर नहीं, टूटी हुई थी। शरण, ये राजमहल है। यहां लोग कल पर जीते हैं और तुम उन्हें अंत दिखाते हो। राज्य ऐसे नायक को साथ नहीं रख सकता जो सच बोलकर आशा तोड़ दे। आज से तुम इस महल का भाग नहीं हो। दरबार सिर हिलाने लगा। एक सेवक सामने आया। उसके हाथ में सोने का एक बक्सा था। तुम्हारी सेवा का मूल्य है। शरण मुस्कुराया। महाराज, जिसे सच दिखाई देता है उसे धन अंधा कर देता है। महल के द्वार धीरे खुले। शरण अकेला बाहर निकला। ना कोई रोका, ना कोई बुलाया, सिर्फ लंबा रास्ता और अनजान दिशाएं। उसने पीछे नहीं देखा और वो चल पड़ा। इस बार राज्य से दूर,